नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश और मेरे साथ हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और हमारे सभी दर्शक अच्छे होंगे और आप सब लोगों को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल, आपको भी मृत्युंजय और हमारे सभी सुनने वालों को भी धनतेरस, क्योंकि हम जिस दिन ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं धनतेरस का दिन है। दिवाली का जी शुभ अवसर बिल्कुल आ ही गया है। तो जी इसी शुभ अवसर पर जो है हम अपने जो इंदिरा गांधी सीरीज का जो आखिरी एपिसोड है उसकी तरफ चलते हैं और बात करते हैं, क्योंकि ये जो अब पीरियड है ये एक तो सबसे बड़ा टर्मोइल भरा पीरियड रहा भारतीय राजनीति में, और उसके साथ साथ इंदिरा गांधी की राजनीतिक करियर के लिए भी बहुत बड़ा जो है ये आखिरी के कुछ साल जो है उनके रहे। हम अगर बात करें 1977 से लेकर 1984 जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तब तक की जी अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी के लिए काफी टर्मोइल भरा साल था। क्योंकि मृत्युंजय, जहां हमने आखिरी अपना एपिसोड 3 खत्म किया था तो हमने इमरजेंसी खत्म हो गई थी, और उसके बाद जो है 1977 में इंदिरा गांधी को ये विश्वास दिलाया गया कि भाई कंट्री जो है वो एक तरीके से काफ़ी खुश है इमरजेंसी के टाइम में, और अब इमरजेंसी हटाकर अगर हम इलेक्शंस करवाते हैं तो अब जो है हमारी जीत निश्चित है। लेकिन जब रिजल्ट्स आए 1977 लोकसभा इलेक्शंस के तो बाजी काफी पलटी हुई नजर आई वहां पर इंदिरा गांधी को, क्योंकि वहां पर जो अगर हम बात करें जनता पार्टी जो कि उस समय मोरारजी देसाई के कमान में थी उसने बाजी मार ली, और यहां से जो है इंदिरा गांधी का जो पॉलिटिकल डिक्लाइन है, हालांकि उसके बाद उनकी पार्टी वापस जरूर आई पावर में, लेकिन इंदिरा गांधी का जो पॉलिटिकल डिक्लाइन है वो होना शुरू हो चुका था। देखिए, एक बात पूरे अगर हम इंदिरा गांधी के पावर पॉलिटिक्स पर हम गौर करके देखें जी। तो इंदिरा गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना कोई बहुत हैपनिंग इंसिडेंट नहीं था। हम्म। जैसे होता है कि दो कॉन्टेस्टेंट आपस में रस्साकशी कर रहे हैं, यानी टग ऑफ वॉर जिसको हम लोग कहते हैं। जी। तो बीच में कोई अपना उल्लू सीधा कर ले या बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाए, तो कुछ वैसी स्थिति हो गई थी कि मोरारजी देसाई और दूसरी तरफ कामराज कांग्रेस के ओल्ड गार्ड जो थे, ये आपस में टग ऑफ वॉर में लगे हुए थे। और इसी में इंदिरा गांधी को एक कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट के तौर पे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, सिंडिकेट ग्रुप जिसको कहते हैं, वो तो स्वीकार कर ले। इंदिरा गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना कोई हैपनिंग इंसिडेंट नहीं था। एक बड़ी ही एक लो प्रोफाइल इंसिडेंट थी, क्योंकि लोग अपेक्षा कर रहे थे उस समय के राजनीति के स्टॉलवर्ट मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी। तो कोई गुलजारी लाल नंदा को कह रहा था, तो सबकी निगाह थी कामराज के ऊपर। बट नो बडी वॉज लुकिंग एट मिसेस इंदिरा गांधी। जी। इतना ही नहीं, एक बात और थी कि कुछ लोगों का तो नजर था कि उस समय के जो एक काफी सीनियर कांग्रेसी नेता एक जमाने में रहे थे और बहुत ही बड़े सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे। सोशलिज्म के उनकी जो विचारधारा थी उसको लेकर के उनका कोई बराबरी करने वाला नहीं था, जी। और इस मामले में वो नेहरू को टक्कर देते थे। आगे चलकर उन्होंने ही इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका था। वो थे आपको जयप्रकाश नारायण। जी। तो जयप्रकाश नारायण को लेकर के भी दो दो बार बातें चली थी कि उनको भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। पहली बार तो बहुत स्पष्ट रूप से, लेकिन जयप्रकाश नारायण को इसके लिए पावर पॉलिटिक्स में आने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी वो थी कि सत्ता की राजनीति से दूर रह करके जनता की सेवा करना उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। तो उसी लक्ष्य को वो फॉलो कर रहे थे, परस्यू कर रहे थे। तो उन्होंने तो हालांकि मना किया, लेकिन इंदिरा गांधी का सत्ता से चले जाना, जी। ये दोनों बार बहुत ही हैपनिंग इंसिडेंट रहा। हम्म। इंदिरा गांधी जब दूसरी बार सत्ता से गई बाहर, तो इस देश को जनता ने तुरंत ये महसूस करना शुरू किया कि भले ही इंदिरा गांधी कितनी भी क्रूर हो, इंदिरा गांधी चाहे कितनी भी ये मुसीबत का सबब बनी हो लेकिन लोगों जिस के तरीके से लिए। आज में आज के टाइम के जो कुछ वर्ड्स हैं जो कि आज की सरकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, शायद वो हम वर्ड्स जो हैं वर्ड्स यानी कि डिक्टेटरशिप या फासिज्म, फैसिस्ट, ये जैसे वर्ड्स जो आज की सरकार के लिए यूज किए जाते हैं वो शायद उस समय की सरकार के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहे होंगे, मृत्युंजय।
देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही आप दोनों सरकारों की तुलना नहीं कर सकते। जी। आज की तारीख में एक बात तो स्पष्ट है, ये हर कोई मानता है कि एक प्रेगमेटिज्म है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो ताकतवर भी दिखाई देती है, हम्म। प्रैग्मेटिक भी दिखाई देती है और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से सर्व कर पा रही है। जी। भारत की इकोनॉमी और तमाम क्षेत्रों में हम देखें तो भारत आज उत्तरोत्तर विकास करता जा रहा है। इंदिरा गांधी के दौर में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी एक तरफ बढ़ रही थी। जी। शुरुआती दौर में तो काफी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, कम जी। से कम 66 से लेकर 71 के बीच में, हम्म। और उसका फायदा भी मिला था उनके करियर को बिल्ड करने में। लेकिन इंदिरा गांधी का जो डिक्लाइन होना शुरू हुआ था 71 के बाद, यानी देखिए नरेंद्र मोदी आज 10 साल के बाद भी देश के एक बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि इंदिरा गांधी के दौर में भारत का सब कुछ डिक्लाइन पर था। बस यही था कि शुरू के 4-6 साल तक इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी राइज पर रही, जी। एक सर्ज पे रहा। तो इंदिरा गांधी से हम नरेंद्र मोदी की किसी भी सूरत में तुलना करें तो ये बहुत ही अन्याय संगत या एक तर्कहीन बात मैं मानूंगा कि ये मृत्युंजय, होगी, एक बात शायद हम क्योंकि यहाँ पर ये भी, जी आपने ये जो पॉइंट उठाया, मैं तो इस बात पे ये पॉइंट उठा रहा था कि भाई कहा जाता मतलब ऑपोजिशन ये जो है आज की सरकार के ऊपर जो है ये लांछन लगाता है, उनके ऊपर ये आक्षेप लगाता है कि भाई आप जो है जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को बोलने का मौका नहीं देते हैं, बल्कि इसका उलट ही हुआ है। जितना प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ आज के टाइम में हो रहा है, मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है हुआ होगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने आयरन हैंड लेकर जैसे इमरजेंसी लगा दी कि जब उनको लगा कि भाई उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी, तो ऐसी ही चीज़ें जो है शायद नरेंद्र मोदी ने नहीं करी। मैं सिर्फ वहां पर पैरेलल ड्रॉ करना नहीं, चाहता था। एक बात छोड़िए, नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से छोड़ दीजिए। जी। मनमोहन सिंह कितने डिक्टेटर प्राइम मिनिस्टर थे कि बाबा रामदेव बैठकर एक मंच पे सरकार के विरोध में आके बैठा था, और उसके स्वागत में इसने अपने मनमोहन सिंह ने तो अपने 4-4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी भेजे थे। हम्म। लेकिन जब सरकार की बातें बाबा रामदेव ने नहीं मानी, वो लाठियां चली, जी। वो लाठियां चली और वो मरने की नौबत आई। बने विश्व के एक सबसे योगा के क्षेत्र के सबसे चमकदार चेहरे की मौत की स्थिति आ गई थी। उसको सलवार पहनकर मंच से कूद कर भागना पड़ा। आज भी लालू यादव कहता है कि योगासन करते करते कुदासन करने लगे थे, जी। कूद कर भागे थे मंच से। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा एक कार्टूनिस्ट ने भारत के जो 4 स्तंभ हैं, सॉरी, जो 4 मुंह वाला जो शेर है, जी। उसमें थोड़ा सा कुछ उसने मॉर्फ किया था उसको, और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। हम्म। आप क्या बात करते हैं? उस दौर में जो सरकार थी, इतना ही नहीं, किस हद तक बहरी और गूंगी बन के बैठी रहती थी, और सरकार में जो फैसले होते थे, जनता की किसी भावना का सम्मान ही नहीं किया जाता था। कि जिस दिन पूरे भारत का वो ब्लैकआउट हुआ था, ये मुझे लगता है राजेश खन्ना खन्ना की जिस दिन मौत हुई थी, जी। मुझे आज भी याद है, मैं उस समय दैनिक जागरण में था। तो जिस दिन राजेश खन्ना की मौत हुई थी, लगभग उसी के 1-2 दिन पहले या उसी दिन की बात है कि पूरे इंडिया में ब्लैकआउट हो गया था। सुशील कुमार सिंधे ऊर्जा मंत्री थे, और ऊर्जा मंत्री उसके 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद ही सुशील कुमार सिंधे को भारत का गृह मंत्री बना दिया जाता है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी। आप इसी से फर्ज करिए, अनुमान लगाइए, अंदाजा लगाइए कि सुशील कुमार सिंधे को जो गृह मंत्री बना दिया जाता है, इस बात का रिवॉर्ड दे करके कि जनता पर क्या असर पड़ेगा बिना इस बात का चिंता किए हुए, मनमोहन सिंह से ज्यादा व्यर्थ का व्यक्ति आपको कोई दिखाई देता है? जी। जिस तरह से वो बात करने के बजाय लाठियां चलवाता है योगा गुरु के ऊपर, जिस तरीके से उनकी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चला, अन्ना मूवमेंट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मनमोहन सिंह तो किसी की बात नहीं मानते थे। मनमोहन सिंह की सरकार, अब क्या बात करते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार ने जो पार्लियामेंट में अपने सरकार के लिए जो बहुमत खरीदा था कि बीजेपी के लोगों को तोड़कर वो वोट के लिए नोट, संसद की पूरी गरिमा छलनी छलनी हो गई है, अमर सिंह जैसे लोग को लगाकर एजेंट के तौर पे, ये थोड़ा विषयांतर हो रहा है, मैं मानता जी। हूं। जी। जी। जी, मैं लेकिन वही अब कह बात रहा था। सुनिए जी। कि हाँ, ये थोड़ा विषयांतर हो रहा है। लेकिन इंदिरा गांधी की तुलना या नरेंद्र मोदी के
डेमोक्रेटिक होने की तुलना तो आप किसी से नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि पंडित नेहरू और अटल जी के अगर हम ये कैटेगरी में देखें जी तो उनके ट्रेजेक्ट्री में आप शामिल कर सकते हैं नरेंद्र मोदी को। इस प्राइम मिनिस्टर की बात ही अलग है। ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर है और उतना ही ताकतवर और धैर्यवान प्राइम जी मिनिस्टर है। मृत्युंजय, चलिए इनकी तुलना वापस घूमकर जो है हम इंदिरा गांधी पर हम आते इंदिरा हैं। गांधी पर आ जाते हैं। तो देखिए इंदिरा तो गांधी जी 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 कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो वो बनी तो बहुत ही सामान्य परिस्थिति उनके लिए एक सामान्य तरीके से बन गई थी। जी ऊपर के लोग लड़ रहे थे और इनको बना दिया गया था। लेकिन जब जब ये प्राइम मिनिस्टर के पद से हटी तब तक वो घटना फिर वो साधारण नहीं रही, बड़ी ही हैपनिंग रही, बहुत ही फेनोमेनल रही। 77 में इंदिरा गांधी के पद छोड़ते ही ऐसा लगा कि देश अनाथ होता जा रहा है या गलत हाथों में पड़ गया। जी क्योंकि एक बात जान लीजिए, इंदिरा गांधी बहुत बुरी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। जी लेकिन इंदिरा गांधी के जो विरोधी लोग थे, वे लोग तो मतलब इतने बुरे लोग थे जिसकी आप तुलना ही नहीं कर सकते। जी इतनी गंदी राजनीति शुरू हो गई देश में कि क्या कहें, देश की सारी गरिमा को तार तार करके रख दिया गया और सरकार के अंदर का अंतर्विरोध डेली बेसिस पे खुल के सामने आता था जनता के बीच। जी सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। ऐसा नहीं था कि जो ये नई सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की 1977 में। जी चलिए तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं जी कि 1977 के चुनाव इंदिरा गांधी ने उस परिस्थिति में कराया जब उन्हीं के आसपास के लोग इंदिरा गांधी से खासतौर पे उनके इमरजेंसी और तानाशाही के रवैयों से नाराज हो करके और खुद ही में तय किया कि इनको भरोसा दिलाया जाए कि अगर इफ इंडिया गोज फॉर इलेक्शन टुडे, मिसेस गांधी वाज गोइंग टू रिटर्न बैक टू पावर। जी तो उनको ये भरोसा दिलाया गया कि वो वापस सत्ता में लौटने वाली हैं और इस वजह से उन्होंने इलेक्शन की घोषणा कर दी मार्च 1977 में। और फिर इसके बाद भारत में राष्ट्रव्यापक इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन का नतीजा ये आता है कि इंदिरा गांधी को 150 से थोड़ी सी ज्यादा, तकरीबन 154 के करीब सीटें आती हैं जी और लगभग 295 94 95 के करीब सीटें आती हैं। जनता पार्टी को एक किसान हाथ में हल लिए चक्र के बीच खड़ा है और वो वही निशान था जनता पार्टी का। जी और ये जो इलेक्शन जब संपूर्ण हुआ तब उसके बाद अब सवाल उठा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, यानी जनता पार्टी का नेता किसे चुना जाएगा। अब इसको लेकर के एक नई रस्साकसी शुरू हो गई। अब हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर पद के 3 दावेदार थे। एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़कर चुन कर आए थे, लेकिन उन्होंने शुरुआती दौर में इमरजेंसी का सपोर्ट किया था। ओके और ना ही सपोर्ट किया था बल्कि इमरजेंसी के विरोध करने वाले लोगों के ऊपर जो इंदिरा गांधी ने शुरुआती अत्याचार किए थे उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था, इंदिरा गांधी के वैसी चीजों का सपोर्ट करने में, उसको बढ़ावा देने में। ओके और वो थे हमारे बिहार के बहुत ही सीनियर नेता जब बाबू जगजीवन राम। ओके तो और आपको मैं बता दूं कि बाबू जगजीवन राम जो थे वो पहली पंक्ति में थे प्राइम मिनिस्टर बनने के। लेकिन इंदिरा गांधी ने पता नहीं कैसे ये तैयार कर रखा था, इसके पीछे इंदिरा गांधी की का सीधे हाथ था या जो भी था, कि बाबू जगजीवन राम के प्राइम मिनिस्टर बनने की जब सुगबुगाहट मीडिया में तेज हुई उसी समय ऐसा कहा जाता है कि शायद ये ब्लिच या कोई टेबलॉइड था, जी ये खुशवंत सिंह का, कोई मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। जी तो हाँ, इलस्ट्रेटेड वीकली, ओके शायद इलस्ट्रेटेड वीकली थे या कुछ भी था। उसी में ये रिपोर्ट एक छपता है जिसमें कि बाबू जगजीवन राम के घर से उनके उनके बंगले के किसी बेडरूम में उनका बेटा कॉल गर्ल के साथ पकड़ा, उसकी तस्वीरें थी। और ये जब फोटो लीक्स होते हैं, उस समय तो वीडियो का उतना जमाना नहीं था। जी जब ये तस्वीरें लीक होती हैं तो बाबू जगजीवन राम की बड़ी देशव्यापी किरकिरी होती है और इसके बाद इनके प्राइम मिनिस्टर बनने की संभावनाओं पे पानी फिर जाता है। ऐसा माना तस्वीरें सामने आने के बाद फिर इनकी संभावनाओं पर पानी फिर गया। हालांकि जगजीवन राम का सपोर्ट करने वाले लोगों में चंद्रशेखर थे जो जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, बड़े ही युवा तुर्क कहलाते थे। जी तो वो चाहते थे कि जगजीवन राम एक अनुभवी प्रशासक रहे हैं। अनुभवी तो खैर मोरारजी देसाई भी थे, 84 साल, 82 से 84 के बीच उनकी उम्र थी।
जी। 82 पार कर चुके थे, 84 से थोड़े कम थे। मतलब लगभग 83 के आसपास उनके उम्र का कांटा जो था वो अटका हुआ था। हम्म। लेकिन वो बड़े जिद्दी किस्म के गांधीवादी आदमी थे। मैंने और मुझे लगता है कि शायद सही ही चित्रण है, क्योंकि वो बड़े जिद वाले व्यक्ति थे। जी। तो इस कारण से भी उनको बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन जिस तरीके से वो छोड़कर निकले थे कांग्रेस को, तो एक वो थे, दूसरे थे चौधरी चरण सिंह, जी। जो उत्तर प्रदेश के खाटी ओबीसी राजनीति को लेकर आगे बढ़ने वाले और ओबीसी राजनीति को स्थापित करने वाले, अपने कई सारे चेले जैसे मुलायम सिंह यादव से लेकर के सत्य प्रकाश मालवीय और कई सारे दूसरे नेताओं को उन्होंने स्थापित किया। वैसे नेताओं में से ये थे, जाटलैंड के सिरमौर माने जाते थे चौधरी चरण सिंह, देवीलाल हो गए, चंद्रशेखर हो गए। जी। इन सभी नेताओं से उनके बड़े ही गहरे ताल्लुकात रहे थे। तो वैसे चौधरी चरण सिंह, ये तीन लोग सबसे बड़े कॉन्टेस्टेंट थे। लेकिन जो जयप्रकाश नारायण थे, उनकी जो सिंपैथी थी वो मोरारजी देसाई के साथ थी। ओके। और इसका उनको फायदा मिला। और इस वजह से क्या हुआ कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, ना तो चरण सिंह नहीं बन प्राइम मिनिस्टर बन पाए, और ना ही आपको ये बाबू जगजीवन राम बन पाए। इन दोनों में से कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया, और वयोवृद्ध नेता 82-84 साल के मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर इनके बनते के साथ ही इंदिरा गांधी का तो जो हुआ सो हुआ ही, उनकी पार्टी के अंदर बहुत तरह की गड़बड़ियां होनी शुरू हो गई। हम्म। और ये जो मिस्टर बरुआ थे, जो एक जमाने में कहा करते थे कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, जी। तो वो मिस्टर जो देवनाथ बरुआ या देवव्रत बरुआ जो भी थे, जी। तो मिस्टर वो बरुआ साहब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ओके। और उन्होंने फिर इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। ओके। हाँ, अब एक हो गई कांग्रेस असली और दूसरी बन गई कांग्रेस आई, इंदिरा कांग्रेस। इंदिरा कांग्रेस। ओके। जी। तो अब फिर एक बार कांग्रेस में टूट हो गई। अच्छा, देखिए, इंदिरा गांधी को जिस आदमी ने यूं कहें कि सबसे ज्यादा परेशान किया राजनीति में 1971 से लेकर 74-75 तक, वो थे राजनारायण। जी। तो राजनारायण बड़े ही उत्पाती किस्म के व्यक्ति थे। उत्पात करना उनका चरित्र था। ओके। और बड़े ही खिलंदर किस्म के आदमी थे। और वो बड़े इनस्टेबल इरेटिक बिहेवियर वाले आदमी थे। अच्छा। तो हाँ, बड़े इरेटिक किस्म के व्यक्ति थे। उनका स्वभाव जो था बड़ा अक्खड़ किस्म के थे। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि उनको बनाया गया था मुरारजी देसाई की सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री, ओके। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री कहा जाता था उस समय। जी। यानी फैमिली प्लानिंग। प्लानिंग। जी। हाँ, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर बनाया गया था। जी। तो उनका कहना था कि हम फैमिली प्लानिंग, पढ़े लिखे आदमी थे, काफी जानकार व्यक्ति थे। जी। उनका ये कहना था कि हम फैमिली प्लानिंग जैसी चीजों को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि फैमिली प्लानिंग को ही अपनाकर इंदिरा गांधी की सरकार अलोकप्रिय हो गई, अपनी पॉपुलैरिटी खो चुकी थी। जी। तो हम इसका नाम बदलेंगे। तो उन्होंने फैमिली वेलफेयर कर दिया। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री इसका नाम हो गया, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जी। तो एक ये हुआ। और लेकिन इन्होंने क्या किया कि शुरू से ही ये मोरारजी देसाई के लिए वो पलीता लगाते रहे। हम्म। माने वो, हाँ, वो बारूद का पलीता लगाते रहते थे अक्सर। और वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि मोरारजी देसाई को कभी इस मुद्दे पर कभी उस मुद्दे पर घेरते रहे, और वो प्राइम मिनिस्टर की सार्वजनिक आलोचना किया करते थे। जी। ओके। जैसे तरफ जो पहली बार इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने का जब मामला आया, जी। तो उस मामले में इंदिरा गांधी ने जो ये बहुत तरह की अनियमितताओं का उनके ऊपर आरोप लगा कि जी। प्राइम मिनिस्टर रहते उन्होंने ठेके दिए थे, और कई तरह की अनियमितताओं को बढ़ावा दिया था प्राइम मिनिस्टर रहते हुए। जी। तो इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात हुई। तो मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लोग चाहते थे, लाल कृष्ण आडवाणी की इंदिरा गांधी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जी। लेकिन चौधरी चरण सिंह का ये कहना था, वो गृह मंत्री भी थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ, जी। चरण सिंह, उनका कहना था कि नहीं, हमें उसको तुरंत अरेस्ट करना है बस। ओके। तो हाँ। हाँ, एक सीबीआई के ऑफिसर को बुलाया गया उनके पास, इंदिरा गांधी के पास भेजा गया उनको।
वहां जाकर इंदिरा गांधी ने बहुत ड्रामा किया जी। और उनके पहुंचते ही लगी चिल्लाने और काफी कुछ बोलने कि है हिम्मत तो ये कर लो, है हिम्मत तो वो कर लो। और प्लानिंग कुछ ऐसी हुई थी कि इंदिरा गांधी को लेकर जाना था हरियाणा में और वहीं पे रखना था दिल्ली के बाहर। जी। लेकिन उसी समय उनके वकील आए और उन्होंने कहा कि बिना कोर्ट की परमिशन के आप इनको हरियाणा यानी दिल्ली के बाहर नहीं ले जा सकते अरेस्ट करके। जी। तो फिर उनको वापस दिल्ली लाया गया और इंदिरा गांधी को जब कोर्ट में पेश किया गया तो पूछा गया कि इनके खिलाफ जो आपने आरोप लगाए हैं उसको लेकर क्या सबूत है। जी। तो सरकारी पक्ष के जो वकील थे उनका ये कहना था कि हमारे पास हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ। और जैसे ही ये बात उन्होंने कही जज ने केस तुरंत ही खारिज कर दिया। हम्म। उसके पहले कांग्रेस में थोड़ी सी एंग्जाइटी थी। तो कहते हैं कि जैसे ये फैसला आया कि केस को डिसमिस किया गया तो संजय गांधी दौड़ते दौड़ते बाहर आए और उन्होंने सबको ये खुशखबरी सुनाई कि केस हैज बीन डिसमिस्ड, केस हैज बीन डिसमिस्ड। तो इंदिरा गांधी पहली बार तो जेल गई लेकिन वो एक दिन के लिए। और इस पर ये उस समय कांग्रेस के एक नेता थे जो अभी कह सकते हैं कि काफी हद तक यंग ही थे, प्रणव मुखर्जी। जी। तो प्रणव मुखर्जी ने ये इस बात पर कहा भी था कि इन लोगों को जिस इंदिरा गांधी ने 19 महीने तक जेल में रखा हम्म। उसे ये 19 घंटे भी जेल में नहीं रख पाए। जी। हाँ। तो इंदिरा गांधी रिलीज हो गई। हालांकि दोबारा से फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई और ये क्या कहते हैं चरण चौधरी सिंह के चरण सिंह। बीच टसल। जी। मैं मानता हूं ये बहुत अपने आप में बड़ा एक बड़ा अध्याय है जी। कि ये जो 2.5 साल 2.5-3 साल का जो पीरियड है जी। ये अपने आप में मुझे लगता है कि सबसे जितना कम समय इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर का वो उतना ही ज्यादा हैपनिंग भी रहा है। जी। इतना है कि वो ये गागर में सागर है। मतलब एक छोटे, हाँ, वो एक छोटे से गागर में सागर समाया है, जी। ऐसा कह सकते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा टॉपिक है कि 77 से लेकर और 80 तक के बीच जो कुछ भी देश में हुआ जी। ये इंदिरा गांधी का चरण सिंह के खिलाफ, चरण सिंह का इंदिरा गांधी के खिलाफ जो लव लस्ट या लव लॉस्ट जो कहते हैं वो था। हम्म। कभी प्यार था, कभी नफरत था, कभी कुछ था। और वही मामला था आपको मोरारजी देसाई का भी इंदिरा गांधी के खिलाफ। मोरारजी देसाई भी नफरत के बहुत बड़े पुलिंदे थे। ओके। तो एक तो मामला वो आया। उसके बाद फिर पार्लियामेंट में उनके इंदिरा गांधी के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहते इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी कहा किया था उसकी वजह से उनको उनकी सदस्यता फिर से रद्द कर दी गई। इंदिरा गांधी देखिए रायबरेली से चुनाव हार गई थी ओके। लेकिन वो फिर आगे चिकमंगलूर से जाकर साउथ में और वहां से चुनाव लड़ी और वहां से जीत करके आई तो भी। ये गांधी परिवार का और पैटर्न रहा है मृत्युंजय, कि अगर आप यूपी से हार हाँ जाएं तो डाउन साउथ चले जाइए, वहां पे आपको जीत जरूर मिलेगी। जी। तो वो एक बेस्टियन रहा है। उसी तरह से एक बेल्लारी सीट भी है जो नेहरू गांधी परिवार का एक बेस्टियन ही रहा है। जी। तो खैर वहां से इंदिरा गांधी चुनाव जीत कर आती हैं लेकिन फिर इनके ऊपर ये आरोप लगता है विशेषाधिकार हनन का और लोकसभा से उनकी सदस्यता अध्यक्ष के द्वारा समाप्त घोषित कर दी जाती है। और इस दौरान इंदिरा गांधी को 1 महीने जेल भी रहना पड़ता है। हम्म। ऐसी स्थिति आती है कि इंदिरा गांधी को 1 महीना जेल रहना पड़ता है। ओके। ये अपने आप में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ओके। दूसरी बात ये थी कि अपने पोर्टफोलियो को लेकर के और अपने फैसलों को लेकर सरकार के अंदर जो हेल्थ मिनिस्ट्री के फैसले थे इन तमाम चीजों पर ये मोरारजी देसाई की बात बिल्कुल नहीं सुनते थे राजनारायण। हम्म। और इसी वजह से क्या हुआ कि राजनारायण को 1 साल बीतते बीतते मोरारजी देसाई को सरकार से बाहर निकाल कर फेंकना पड़ा। ओके। जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं। और इसके बाद राजनारायण ने संकल्प कर लिया कि जैसे हो हम इस वयोवृद्ध प्राइम मिनिस्टर की सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। क्या ओके। एक राजनारायण अब इनके विरोधी खेमे को खासतौर पे चरण सिंह को रोज उकसाते थे और सरकार विरोधी ये स्टेटमेंट्स दिया करते थे मोरारजी देसाई के खिलाफ। जी। मोरारजी देसाई ने प्लानिंग तक को बदल दिया था। पहले 5 ईयर प्लान चलते थे, इन्होंने रोलिंग प्लान लाया। तो उस तरह ओके। के इन्होंने ये रोलिंग प्लान बनाया था। अगर आपको कभी
केबीसी में जाने का मौका अगर आपको मिल गया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोलिंग प्लान कौन सा प्राइम मिनिस्टर लेकर आया था, तो ये हमारे मुरा वयोवृद्ध जो मुरारजी मोरारजी देसाई देसाई का ही जी थे। काम था। जी। जी। अभी ये सब कुछ चल रहा था, इंदिरा गांधी जेल से छूट करके आई और सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये जो सरकार थी, इस सरकार में कई सारे अंतर विरोध थे। हम्म। इसमें सबसे बड़ा अंतर विरोध ये था कि मोरारजी सरकार का जो एक बहुत ताकतवर फैक्शन था, इसमें कई विचारधारा के लोग थे, दक्षिणपंथी जनसंघी भी थे इसमें। इसमें पीलू मोदी जैसे बहुत क्या कहते हैं, एक अलग किस्म के स्वतंत्र विचारधारा वाले, स्वतंत्र इकोनॉमी के सपोर्टर वैसे लोग भी थे। नानाजी देशमुख जैसे लोगों का भी इस सरकार को वरद हस्त प्राप्त था, जी। जो कि एक सोशलिस्ट किस्म के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। तो सोशलिस्ट, स्वतंत्र इकोनॉमी वाले, यानी ओपन मार्केट का सपोर्ट करने वाले, समाजवादी किस्म के, जातिवादी किस्म के, हिंदूवादी किस्म के, इस्लामोफोबिया वाले लोग, तमाम तरह के लोग इस सरकार में शामिल थे। यानी एक तरह की तो खिचड़ी सरकार थी। खिचड़ी तो बड़ी मजेदार चीज थी, होती है। ये कहें कि एक बड़ी कड़वी किस्म का, बड़ा ही एक ऐसा काढ़ा उन्होंने, कॉन्कॉक्शन जिसको हम कहते हैं, जी। वो, या कॉक्शन शायद सही उच्चारण है या नहीं, जो भी। जी। जी। तो इन्होंने एक वैसा काढ़ा तैयार किया था, जो कड़वा तो बहुत था लेकिन इलाज के मामले में उसमें कोई दम नहीं था। देश की किसी समस्या का समाधान इनके पास नहीं था। जी। इस सरकार के दौरान ऐसी कोई उपलब्धि उभर कर सामने नहीं आई जिसके लिए इस सरकार को श्रेय दिया जा सके कि हाँ, इस सरकार ने कुछ महान काम किए। हाँ, ये जरूर था कि कुछ संविधान संशोधन जरूर किए गए, कि इंदिरा गांधी ने अपने 42वें संविधान संशोधन के जरिए जो डिक्टेटरशिप लागू कर दिया था, उसको उन्होंने पलट दिया। जी। खैर, जब ये 79 आते आते जनता पार्टी के अंदर जो समाजवादी बैकग्राउंड के लोग थे, और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं इसी में, जी। इसमें जो समाजवादी बैकग्राउंड के लोग थे, उन्होंने दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर ये जो संघ पृष्ठभूमि के लोग थे, जी। जनसंघ से आए थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापना में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। जी। तो हाँ, तो ऐसे लोगों के खिलाफ लामबंदी शुरू हो गई। ओके। उसमें थे जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, और बाकी दूसरे तमाम किस्म के लोग थे। अब इन लोगों का ये कहना था कि जो संघी पृष्ठभूमि के लोग हैं, ये आरएसएस की सदस्यता पूरी तरह से छोड़ दें ओके। और जनता पार्टी के लिए काम करें। ओके। और आपको जान के सबसे बड़ा आश्चर्य होगा, और आपके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं होगी, एक तरह से मतलब बॉम्बशेल फोड़ने जैसा है, हम्म। कि दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर, यानी जनता पार्टी से भारतीय जनसंघ के लोगों को बाहर निकालने वाले जो सबसे मुखर आवाज थे, उनमें हरियाणा की एक विधायक थी जो बड़ी यंग थी। ओके। उन्होंने जनता पार्टी के आगे एक अधिवेशन हुआ था बनारस में, उस अधिवेशन में तो उन्होंने खुल के आलोचना की थी अटल और आडवाणी की, जो वो दोहरी सदस्यता मेंटेन करना चाहते थे, यानी संघ और जनता पार्टी दोनों के सदस्य बना रहना चाहते थे। जी। तो हरियाणा की एक विधायक थी, उन्होंने इनकी दोनों आलोचना की, बहुत ही घनघोर आलोचना की थी। तो अच्छा। उन विधायक और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, जो अटल आडवाणी से चाहते थे कि वे संघ के प्रति जो उनकी एलिजियंस है खत्म करें, और वो हरियाणा की विधायक का नाम था सुषमा स्वराज। ये तो बहुत बड़ा बॉम्ब शेल फोड़ दिया मृत्युंजय आपने। हाँ, उन्होंने उन्होंने सुषमा स्वराज ने बनारस जनता पार्टी के बनारस अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी पॉलिसीज के खिलाफ बहुत लंबा भाषण दिया था, और उनको ये भी कहा था कि ये पार्टी के साथ इन्होंने एक तरह से गद्दारी की है। ओह अच्छा। हाँ, इन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ गद्दारी की है, जी। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी कड़े, हालांकि शालीन, हमेशा भाषा की शालीनता को उन्होंने मेंटेन किया था। जी। तो ये तो वो थी सुषमा स्वराज। तो ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने ड्वेल मेंबरशिप को लेकर के एक तो विरोध शुरू हो गया।
दूसरा मामला ये था इस मामले में, इस पूरे प्रकरण में, कि ये चरण सिंह और ये क्या कहते हैं, मुरारजी देसाई, इन दोनों के बीच के मतभेद जो थे वे अपने चरम पर आ गए। इसी बीच देश में फिर से महंगाई जो थी वो कंट्रोल के बाहर जा रही थी, हम्म। ऐसा लोगों ने महसूस करना शुरू किया था। ओके। ठीक है, अभी ये तमाम परिस्थितियां चल ही रही थी। इसी बीच क्या हुआ कि बेलची एक जगह है बिहार में जहां पर कि कुर्मी जाति के लोगों ने दुसाध जाति के कुछ लोगों की हत्या कर दी। ओके। यानी पासवान जाति के कुछ लोग थे, उनको एक कमरे में बंद करके और जला दिया। ओ अच्छा। तो एक बहुत ही विभत्स हत्याकांड हुआ था, और न सिर्फ यही हुआ था बल्कि उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई थी। हम्म। तो इस विभत्स घटनाक्रम के बाद अभी विपक्ष में इंदिरा गांधी थी, तो वो उस समय तो बिहार में सड़कें भी नहीं थी। वो तो दौर हमने खुद देखा है जी। कि कैसे हम लोग गांव से जब निकलते थे बस पकड़ने के लिए पटना वटना आने के लिए, तो कितनी हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जी। तो इंदिरा गांधी बिहार आई, यहाँ से वो उस गांव में पहुंची, रास्ता नहीं था, काफी बड़े बड़े बाहे हुआ करते थे। बाहा का कहते हैं कि जमीन के दो हिस्से से पानी बह रहा है, हम्म। उसको बाहा कहते हैं। अच्छा। तो हर गांव के आसपास बाहा होता था। कई बार ऐसी नौबत होती थी कि आपको अपने पूरे कपड़े खोलकर और उससे बाहर, उस बाहा से आपको गुजर के, महिलाएं साड़ी पहन करके और पूरा भीग करके उस पानी से तब पार होकर के दूसरी तरफ पहुंचती थी, अच्छा। और रास्ते में उनकी साड़ी सूखती थी रास्ते में। हम्म। तो ऐसी सड़कें हुआ करती थी। ये कांग्रेस सरकार की बहुत अच्छी देन थी। आगे चलकर जनता सरकार ने भी इसको बढ़ावा दिया। तो इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़कर, ओ हाथी अच्छा। पर बैठकर बेलची गांव पहुंची, और जब वहां पहुंची उन्होंने जाकर के मृतक परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। हम्म। और इंदिरा गांधी, ये तो आप जानते ही हैं कि इंदिरा गांधी हो या ये लोग हो, इनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा इसी में होती है कि ये दलितों गरीबों के परिवार से जाकर के बस मिल भर लिया करते हैं, उनसे हाल चाल पूछ लिया करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये यही काम राहुल गांधी भी करते हैं, और इसका बड़ा इनको फायदा भी होता है। बिल्कुल। ये जब थाली तीरथ, इसको कहते हैं हमारे बिहार में थाली तीरथ, खाली यानी तीरथ। दूसरे के घर जा करके और नमस्कार आपके घर हम भोजन करने आए हैं। आई जी थिंक ये खाली तीरथ तो अब हर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है मृत्युंजय, खासकर इलेक्शंस के टाइम पे। जी, तो ये थाली तीरथ इंदिरा गांधी ने भी किया, और इसकी पॉपुलैरिटी, इससे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी एकदम से अपने सर्ज पर आने लगी। हम्म। लेकिन इंदिरा गांधी भी चुप नहीं बैठी थी। इसी दौरान 77 के ही इलेक्शन में पंजाब में भी कांग्रेस को बहुत बड़ा सेटबैक लगा था, जी। और वहां के ये कहें कि एक बड़े खुराफाती नेता हुआ करते थे जो इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे, उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। जी। तो ज्ञानी जैल सिंह को इंदिरा गांधी ने काम पे लगाया। उन्होंने कहा कि जो ये अकाली सरकार में आए हैं, प्रकाश सिंह बादल वहां के चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर बने है। थे। जी। जी, और शिरोमणि अकाली दल सत्ता में आई थी। देखिए, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे स्पष्ट कर दूं थोड़ा ब्रीफ में, कि शिरोमणि अकाली दल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी थी, जी। और उस वो पार्टी जो थी उसका ये था कि पंजाबियत और सिख धर्म की जो संस्कृति है जी। उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग बातें किया करते थे। और उनका ये मानना था कि भारतीय संघ के अंतर्गत सिखिज्म के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। जी। और जो पंजाब राज्य है, तो पंजाब राज्य की भी बहुत सारी डिमांड्स थी, जैसे राजधानी का सवाल है, आज तक उसकी अपनी राजधानी नहीं बन पाई है। जी बिल्कुल। इसके बाद, शेड राज। हाँ, जी हाँ, शेड है उनकी जी राजधानी। जी, फिर सतलज और के पानी का बंटवारा जो है वो हरियाणा और पंजाब के बीच, वो भी एक मुद्दा है। जी। तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर हरियाणा जो हिंदू बहुल्य और हिंदी स्पीकिंग राज्य था, और वहीं पंजाबी और गुरुमुखी लिपि वाला पंजाब राज्य था। जी। तो इन दोनों राज्यों के बीच अपने अपने हितों के कहीं ना कहीं टकराव होते थे, पड़ोसी राज्य होने के नाते। तो इसी को लेकर के वो लोग सतर्क होते थे और इसकी बात कहते थे। तो उसी में से क्या था कि पंजाबियों के बीच एक मुद्दा जरूर था कि भारत संघ से थोड़ा सा विरोध था। तो जी। आमतौर पे क्षेत्रीय दलों के बीच ऐसी भावना होती है। हम्म। जैसे आज के दौर में हम ममता बनर्जी को देख सकते हैं। जी। इसी जमाने में नेहरू के खिलाफ डीएमके में हुआ करता था।
वही डीएमके जो भारत से अलग एक देश बनाने की बात करता था, जी। वही डीएमके जब 62 में चीन से लड़ाई हुआ तो उसके सांसदों ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि वी आर तमिल फर्स्ट, हम्म। हम सबसे पहले एक तमिल हैं, बट एन इंडियन एट द सेम टाइम। ओके। ये, हाँ, ये उन लोगों की भाषा थी जिन जो लोग एक जमाने में द्रविड़ नाडु बनाने की बात किया करते थे जी। कि हम भारत से अलग एक देश बनाएंगे और उसमें पूरे साउथ इंडिया को, कर्नाटक और आंध्र समेत, केरल समेत सबको इंक्लूड करेंगे। जी। तो ये द्रविड़ नाडु की बात थी। तो उसी तरीके से ये पंजाब में ये लोग बात करते थे कि हमें अपने सिख संस्कृति की रक्षा के लिए काम करना है, काम करते थे। लेकिन उन्हीं में इनके कई सारे टकसाल थे, जिसमें कि एक था दमदमी टकसाल, उसका हेड था जर्नैल सिंह भिंडरे वाला। जी। और उसके पहले क्या था कि लगभग 70 के दशक की शुरुआत में, मुझे लगता है कि 60 के दशक या 70 के दशक की शुरुआत में कभी जी। एक आनंदपुर साहब एक जगह, वहां एक प्रस्ताव पारित जी, हुआ था। आनंदपुर कहीं प्रस्ताव, से, जी। जी, बिल्कुल। जी, तो उस प्रस्ताव में ये आया था और उस कि टाइम इंदिरा पंजाब को गांधी की एक सरकार थी मृत्युंजय, उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी सेंटर की में। सरकार थी। हाँ, तो इंदिरा गांधी ने तो पंजाब और हरियाणा को अलग किया था ना। जी। तो आनंदपुर प्रस्ताव में ये बात आई थी सामने कि इंदिरा गांधी जो थे, उनसे उनको एक सेपरेट राजधानी लेना है। हम्म। और कुछ डिस्प्यूट थे, जैसे वाटर डिस्प्यूट था, रिवर वाटर का डिस्प्यूट था, भाखड़ा के पानी के शेयर को लेकर के भी एक डिस्प्यूट था। तो कई तरह के कृषि संबंधी डिस्प्यूट थे, रिलीजियस डिस्प्यूट थे, जैसे गुरुमुखी हो मूल भाषा, हिंदी हम पर थोपी नहीं जाए, ये तमाम बातें चल रही थी। जी। लेकिन ऐसा कोई एक्सट्रीमिज्म वाली बात नहीं थी। जी। तो उसी समय इंदिरा गांधी ने क्या किया कि अपने लोगों को भेजा, जिसमें कहा जाता है कि ज्ञानी जैल सिंह जो थे, उन्होंने संपर्क किया दमदमी टकसाल के उस प्रमुख को, जिसका नाम था जर्नैल ये सिंह भिंडरावाला। जरनैल सिंह भिंडरवाला। बड़ा यंग किस्म का आदमी था और संत अपने आप को कहा करता था। जी। लेकिन वो दौर मुझे याद है, आपका तो शायद उस समय जन्म नहीं हुआ होगा। नहीं, उस टाइम नहीं मैं हुआ था। छोटा, जी, मैं लेकिन 80 के दशक के शुरुआती दौर में मुझे बहुत कम याद जरूर है। लेकिन ये मैं जरूर सुना करता था कि अभी ये चल रहा है, क्या कहते हैं कि पंजाब में डिस्टरबेंस चल रहा है, क्योंकि वहां जी। का एक गुंडा है, उसने पूरे पंजाब को डिस्टर्ब कर रखा है, उसका नाम है जरनैल सिंह भिंडरवाला। जी। तो ये मुझे थोड़ा बहुत याद आता है, कई माध्यमों से लोग आपस में उस दौर में बातें किया करते थे। मेरी उम्र मुश्किल से 5 वर्ष के आसपास रही होगी, 82-82 के मैं अगर दौर में देखूं तो। जी। तो खैर, तो उसको बुलाया गया बजाते, उसको कहा गया कि आप आनंदपुर साहब प्रस्ताव को एक आधार बनाइए और इसी के आधार पर आप एक सरकार से मांग करना शुरू करिए कि आपको ये पूरे पंजाब में इन चीजों को लागू करना है। जी। और इसके लिए वो घूम घूम करके बड़ा ही, हालांकि पुराना प्रस्ताव था, इसको लेकर के बड़ा एक्सट्रीमिस्ट तरीके से ट्रकों में अपने लोगों को भरने लगा और सरकार से उसको बजाबता, कहा जाता है कमलनाथ का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। जी। भिंडर वाले को ढूंढने में ये जैल सिंह के अलावा कमलनाथ का भी बहुत बड़ा योगदान था। और बाद में तो ज्ञानी जैल सिंह को इसके लिए रिवॉर्ड भी किया गया था, उनको राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया था। जी। जी। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो ये 77 का जो चुनाव हुआ था, उसके बाद इंदिरा गांधी ने पंजाब में एक नई किस्म की चाल चली, जिससे कि जो अकाली दल जो है, जो शिरोमणि अकाली दल था, जी। उसका जो प्रो पंजाबी और प्रो सिखिज्म, गुरुमुखी भाषा के प्रति जो उनका एजेंडा था, उससे ज्यादा कोई एक्सट्रीमिस्ट ताकत पैदा हो हम्म। जो इनके एजेंडे को ही खा जाए। ओके। और इसके लिए उस व्यक्ति ने हिंसा का सहारा लिया और उसने पूरे पंजाब में सबसे पहले निहंग सिखों के खिलाफ, इसके बाद ये नामधारियों के खिलाफ, सॉरी, नामधारियों के खिलाफ उसने हिंसक गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया, ये कहते हुए
ये सिखिज्म के नाम पे मजाक बना करके रखे हुए हैं, हम्म। उनकी हत्या होनी शुरू हो गई। जी। फिर हिंदुओं की हत्या होनी शुरू हो गई। जी। पंजाब केसरी अखबार के संपादक की 80 के शुरुआत में हत्या हो गई। जी। और इसके बाद ये नंगी तलवारें लेकर ये बंदा दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये अक्सर यात्राएं किया करता था, और एक तरह के दिल्ली की सड़कों पर दहशत मचाया करते थे जब ये ट्रकों में भर के और ये लोग ये हाथों में खड़क तलवार कटार लेकर जब उतरते थे, जी। तो बहुत ही विभत्स किस्म की स्थिति होती थी। और कहते हैं कि इससे इन लोगों से मिलने के लिए इंदिरा गांधी स्वर्ण सिंह को भेजा करती थी, अपने मिनिस्टर्स को, सीनियर मिनिस्टर्स को हम्म। भेजा करती थी जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पास। और जर्नैल सिंह भिंडरावाला एक ऊंची तख्त पे बैठा रहता था, जी। और उसके पास कुर्सी देने पर भी स्वर्ण सिंह जैसे नेता जो काफी सीनियर मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर रहे थे, जी। स्वर्ण सिंह जैसे नेता भी कुर्सी पर नहीं बैठते थे, फर्श पे बैठते थे। हम्म। तो इतना मन बढ़ा करके रखा हुआ था। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी विपिन चंद्रा की, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर सत्ता का जो नेतृत्व कर रहा है, अगर उसका रवैया ढुलबुल हो जी। और ढुलमुल हो, और अगर जो हिंसक या जो अराजक तत्व हैं, यानी एनार्किस्ट जो लोग हैं, जी। उनका मन अगर बढ़ता रहे, तो इससे सिक्योरिटी फोर्सेस को जो डेमोरलाइजेशन झेलना पड़ता है, जी। वो मतलब उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बिपिन चंद्रा भारतीय इतिहास के एक बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही शानदार राइटर हैं, काफी सारे लोग उनको पढ़ते हैं, जी। मैंने भी उनको पढ़ा है। ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट के भी वो अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे हैं। ओके। तो उन बिपिन चंद्रा ने अपनी किताब में ये लाइन स्पष्ट रूप से लिखा है, जबकि वो एक कांग्रेस लीनियंट भी रहे हैं, और इंदिरा गांधी के भी वो प्रशंसक कहीं ना कहीं रहे हैं, ओके। गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। जी। लेकिन फिर भी उनको ये पंजाब के मामले में ये बात कहनी पड़ी। इंदिरा गांधी ने बहुत ही गलत तरीके से उसको हैंडल किया था। जी। खैर, तो एक तरह से पंजाब में उन्होंने एक अपना गुर्गा छोड़ दिया, जिसने कि पंजाब को डिस्टर्ब करना और अकाली सरकार को डिस्टर्ब करना शुरू किया। जी। आगे चल करके होता यह है कि 1979 आते आते उसके मिड में ये मोरारजी देसाई सरकार के ऊपर संकट आ जाता है, हम्म। और दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनता पार्टी टूट जाती है। ओके। जी, और इसके टूटने के बाद ये क्या कहते हैं कि जो ये चरण सिंह थे, जी। ये चरण सिंह अपने लोगों को लेकर इंदिरा गांधी से जाकर संपर्क दोनों के बीच साधा जाता है। जी। और इंदिरा गांधी कहती हैं कि इफ चरण सिंह बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम्म। आई विल बी हैप्पियर। ओके। तो जब ऐसी स्थिति आती है, दूसरी तरफ जब उनका बहुमत गिर जाता है मोरारजी देसाई का, इसके बाद ये प्रयास नहीं करते और ये राजनीति से संन्यास की घोषणा करके और छोड़ देते हैं, राजनीति से बाहर चले जाते हैं। ओके। और उसके बाद रास्ता साफ होता है इंदिरा गांधी के एक आश्वासन पर, एक लाइन के आश्वासन पर ही उस समय के जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, जी। जो कि अब राष्ट्रपति, वो भी पहली बार राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला था, इंदिरा गांधी ने उनका पत्ता साफ करवा दिया था बीवी गिरी के जरिए। जी। तो इनको ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। अच्छा। हाँ, 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये लोकसभा के पहले तो अध्यक्ष बने, और उसके बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो उसमें कहा गया कि अब आप जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी, आपने वो डायलॉग सुना होगा। जी, तो इनको भी कहा गया कि अब आपके पास मौका है, जाइए आप भी राष्ट्रपति पति बन बन जाइए। लीजिए। जी। जी, तो ये प्रेसिडेंट जो थे, इन्होंने क्या किया कि चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ दिला दी। जी। और इसके बाद इंदिरा गांधी अपेक्षा कर रही थी कि चरण सिंह उनसे मिलने जाएंगे। जी। लेकिन राजनीति में जो अहंकार है, ये बहुत ही बुरी चीज होती है। जी बिल्कुल। और अहंकार अगर ऐसे व्यक्ति के पास हो जिसके पास अपनी ताकत हो, तो थोड़ा वो सस्टेन भी हो जाता है। हम्म। जैसे कई सारे नेताओं का हम नाम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ताकत भी नहीं हो और अहंकार कूट कूट के आपने भरा हुआ हो, तो फिर राजनीति में टिक पाना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल।
खासतौर पे जब आप सत्ता के करीब होते हैं तो सत्ता में टिक पाना बड़ा मुश्किल होता हम्म। है। राजनारायण के बारे में कहा जाता है कि विपक्ष के लिए वो बहुत अच्छे नेता थे, विपक्ष की राजनीति के लिए बहुत अच्छे नेता थे, जी। सत्ता की राजनीति के लिए वो बहुत ही बुरे नेता थे। सत्ता की राजनीति उनसे हो नहीं पाती थी। खैर, हम्म। तो वही स्थिति थी इनकी भी, और अहंकारवश ये इंदिरा गांधी से मिलने नहीं गए। इंदिरा गांधी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आएंगे मिलने, लेकिन मिलने नहीं गए। ये सब बातें इंदिरा सेंट्रिक ही हैं, भले प्राइम मिनिस्टर कोई भी रहे। जी। सत्ता की धूली, सत्ता के केंद्र में इंदिरा गांधी ही हैं अभी तक की हमारी कहानी में। जी बिल्कुल। जी। और ये मिलने नहीं जाते, ये कहते हैं मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, उनको खुद मुझसे मिलने आना चाहिए। जी। तो इंदिरा गांधी भाई, उनके पास 150 के करीब सांसदों का जिसके पास सपोर्ट है, तो ऐसा व्यक्ति उनके पास क्यों मिलने जाता? बिल्कुल। तो ये मना कर देती हैं, जब न जाने से मना कर ये नहीं जाती, तो वो अपने तरफ से एक स्टेटमेंट देती हैं। उनसे पूछा किसी पत्रकार ने कि आर यू गोइंग टू सपोर्ट चरण सिंह गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट हम्म। ड्यूरिंग फ्लोर टेस्ट? तो उन्होंने कहा कि वी हैव नॉट येट डिसाइडेड। ओके। देखिए, राजनीति में वी हैव नॉट येट डिसाइडेड का मतलब होता है कि हम नहीं करेंगे ओके। सपोर्ट। बिल्कुल। जी। तो इंदिरा गांधी ने मैसेज दिया, पूछा गया कि आपने सरकार बनवा दिया जी, अब आप कह रहे हैं कि आई हैव नॉट येट डिसाइडेड। तो उन्होंने कहा कि आई विल बी, उन्होंने कहा कि मैंने कहा था आई विल बी हैप्पियर टू सी चरण मिस्टर चरण सिंह एज द प्राइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर। इंडिया, जी बिल्कुल। एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट आई डिड नॉट extend the support of my party for his prime ministership। हम्म। ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी। इट्स ऑल अबाउट द लेकिन मैंने वर्ड्स ये, मृत्युंजय, इट्स ऑल अबाउट द वर्ड्स। हाँ, इट्स ऑल अबाउट द वर्ड्स। और जब ये स्थिति हुई थी, तो फिर ये लोगों को स्पष्ट हो गया कि अब क्या होने वाला है। जी और बिल्कुल। इंदिरा गांधी ने अपना संदेश साफ कर दिया। अभी देखिए, इनके प्राइम मिनिस्टर बने अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे, कुछ चंद सप्ताह ही हुए थे, लेकिन चरण सिंह को मैसेज साफ तौर पे मिल गया था कि अब वे सत्ता की राजनीति में लंबे वर्षों तक रहने वाले नहीं नहीं है। हैं। जी। एंड देन ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू टेंडर रेजिग्नेशन, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ओके। हाँ, उसी समय से एक प्रेसिडेंस चला कि अगर आपकी सरकार गिर जाती है तो आप आगे कंटिन्यू करें। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास, लोग कहते हैं कोई पावर नहीं होता, जी। राष्ट्रपति के पास अनंत पावर होता है, बहुत इनफाइनाइट पावर है। हम्म। उसमें से एक पावर यह है कि अगर सरकार गिर गई तो वो किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। मैं आपको आकाश एक बात बताता हूँ, जी आपकी मृत्युंजय। उम्र 25 साल है, आप दिवालिया भगवान न करे, जी। आप पागल, कोई भी इंसान अगर पागल दिवालिया नहीं है, जी। आपको कल कल चाहे तो नरेंद्र मोदी को हटाकर भारत के राष्ट्रपति आपको प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ दिला सकते हैं। हम्म। जी। ये कहीं संविधान में लिखा कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते। जी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि जितने दिन का राष्ट्रपति समय दें, उतने दिनों में आप अपने लिए लोकसभा में आधे से एक ज्यादा बहुमत जुटा लें। जी। लेकिन नहीं भी जुटाते हैं तो उतने दिन के लिए आप प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर कहलाएंगे। जरूर बनाएंगे जी। जी। तो चरण सिंह के साथ ये हुआ। चरण सिंह तो प्राइम मिनिस्टर कहलाते ही हैं, लेकिन ही वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस द लोकसभा लोकसभा। पार्लियामेंट जी। एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी। उन्होंने पार्लियामेंट में का कभी सामना नहीं किया प्रधानमंत्री के तौर पे। जी। सरकार गिर जाती है और 1980 में चुनाव होता है, और इस चुनाव में इंदिरा गांधी काफी प्रचंड बहुमत से 300 से ज्यादा सीटें लेकर एक बार फिर से सत्ता में लौटती हैं। हम्म। और इस बार इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी अपने चरमोत्कर्ष पर होती है, क्योंकि अब लोगों ने पहली बार टेस्ट कर लिया था कि इंदिरा नहीं तो फिर कौन। लेकिन अब इन लोगों को विश्वास हो गया सिर्फ इंदिरा। हाँ, अब इन लोगों को ये यकीन हो गया था कि इंदिरा ही, क्योंकि देखिए उस समय देश में अशिक्षा भी बहुत ज्यादा थी, हम्म। बहुत ज्यादा गरीबी थी, तो लोगों के अंदर एक तरह का सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी, सेंस ऑफ फियरनेस, ये तमाम तरह की चीजें थी। जी। लोगों को ये लगता था कि कहीं ये देश बर्बाद मत हो जाए। जी। हालांकि इंदिरा गांधी ने इस देश को पूरी तरह से चौपट तो कर ही दिया था, तो एक ये तरीके। तमाम तरह की चीजें होती रही 1980 तक, और इंदिरा गांधी दोबारा से सत्ता में लौट करके आती हैं। हालांकि जनता को कोई खास राहत तो नहीं मिलती है, हम्म। लेकिन जनता के अंदर ये जरूर था
कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो तमाम पार्टी के अंदर के उठापटक के बावजूद कोई ऐसा नहीं था जो इंदिरा गांधी की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर सके। तो जी ये जो सरकार इंदिरा गांधी जो ये मोरारजी देसाई सरकार गिरी, इस सरकार के गिरने के पीछे बताया तो ये जाता है कि इंदिरा गांधी का हाथ था। उन्होंने चरण सिंह को, लेकिन मुझे लगता है कि चरण सिंह भी वो जो डिफेक्शन हुआ जनता पार्टी से, जी इसके पीछे ये वो जो सरकार जो थी अपनी विसंगतियों के बोझ से, हम्म विसंगतियों मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस इनके अंदर थे, जी एक सरकार के अंदर कई सारी विसंगतियां या कॉन्ट्राडिक्शन थे, इन्हीं कॉन्ट्राडिक्शंस के कारण इस सरकार को काफी बोझ और काफी भार का सामना करना पड़ा। सरकार उस भार को सहन नहीं कर पाई और मोरारजी देसाई से लेकर चरण सिंह दोनों ही हवा हो गए और इंदिरा गांधी को वापस सत्ता में लौटने का मौका मिला। जी अब इसके बाद आप जानते ही हैं कि जब दूसरी बार इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर गई तो हमेशा के लिए चली गई, लेकिन इसके बाद फिर राजीव गांधी ने तो कहा था कि बड़ा सा पेड़ गिरता है तो धरती धरती डोलती है। हिलती है। पूरा जी पूरा नॉर्थ इंडिया डोला था जी और बहुत बड़ा उथल पुथल की स्थिति हम देखते हैं इंदिरा गांधी के सत्ता से जाने के बाद। तो जी ये पीरियड भी अपने आप में काफी हैपनिंग है। हम इसको कर सकते हैं अगर मुझे लगता है कि एक सेपरेट इसको भी एक स्पेस देना होगा, जी क्योंकि बिल्कुल। हम दोनों को अगर डिटेल में कर रहे हैं तो दोनों को एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकते। जी यानी बिल्कुल। 70 मोरारजी और इंदिरा के लास्ट फेज को हमें सेग्रीगेट करना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा मृत्युंजय कि हमें इसको थोड़ा सेग्रीगेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो 80 से 84 तक का जो पीरियड था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी टर्मोइल हम्म, भरा है, और क्योंकि ये इंदिरा गांधी के आखिरी के कुछ साल थे एज अ जी पॉलिटिशियन और एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। फिलहाल इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।